नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। उत्तराखंड को 18वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। लखनऊ में 12 फरवरी को उत्तराखंड के गोपन विभाग के अधिकारी को यह अवार्ड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। नॉन प्रॉफिट सोसाइटी में बेहतर कार्य के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। ई गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम मानते हुए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत अन्य राज्यों के साथ भी इसे साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग के अधिकारियों को इसकी बधाई दी है और वाकई में उत्तराखंड वासियों के लिए भी एक खुशी की बात होगी कि 18वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के लिए उत्तराखंड को चुना गया है। राज्य की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा और लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा और जिसके मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये पूरा अपडेट आपको देते चले और आपको ये भी बताते चले कि इसके लिए तैयारियां पूरी चल रही हैं और 18वें CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड 2020 के लिए उत्तराखंड का नाम सामने आया है और राज्य की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। नॉन प्रॉफिट सोसाइटी CSI ई गवर्नेंस में विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड दिया जाता है। उत्तराखंड में ई कैबिनेट की पहल को ई गवर्नेंस की दिशा में ये बड़ा कदम मानते हुए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। संस्था द्वारा इसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया जाएगा। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की विधानसभा में 4 मार्च को पेश करेगी। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र कैबिनेट भी सत्र की मंजूरी दे चुकी है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का यह कहना है गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में 1 से 10 मार्च तक विधानसभा के बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 10 दिन के सत्र में 2 दिन सत्र नहीं चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का बजट अभिभाषण होगा और अगले 2 दिन परिचर्चा के बाद इसे पारित कराने के लिए लाया जाएगा। 4 मार्च को प्रदेश सरकार राज्य का बजट पेश करेगी। इसके बाद बजट पर होगी चर्चा। बताते चलिए 1 से 10 मार्च तक बजट सत्र को मंजूरी। 10 दिन के सत्र में 2 दिन सत्र नहीं चलेगा। 4 मार्च को प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कितना महत्वपूर्ण होगा, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे और बजट किस तरह का रहेगा, इन तमाम सवालों पर सबकी नजर है। सरकार जनता के द्वार के सिद्धांत को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीमांत जनपद चमोली की एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां देश की आजादी के बाद से अब तक प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने आना मुनासिब नहीं समझा। दुर्गी नाम की इस दुर्गम घाटी की जनता ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया था। बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक दुर्गी ताल के पूर्ण निर्माण की घोषणा किए जाने की एवज में जनता ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दुर्मी निचमुल्ला घाटी के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने समेत बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं से संबंधित लगभग 1 दर्जन घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ की महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने की योजना बना रही है। इस योजना को अमल में लाने के लिए आगामी बजट में धनराशि की घोषणा की जाएगी। इस योजना को अगले 5 साल में पूरी तरह धरातल पर उतार दिया जाएगा। दरअसल दुर्मी घाटी में 14 ग्राम पंचायत शामिल हैं। घाटी की जनसंख्या लगभग 8000 है। विकास और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से इस घाटी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ की जनता पिछले कई सालों से बाढ़ में टूट चुके दुर्मी ताल की मांग कर रही है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही कर चुके हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट, भाजपा के जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट और उसी के साथ दर्जाधारी राज्य मंत्री रिपुदमन सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक चमोली के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत आदि भी मौजूद रहे। सरकार जनता के द्वार के सिद्धांत पर काम कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर कई घोषणाएं भी की हैं, जिनको जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली के दशोली विकासखंड स्थित निजमुल्ला घाटी के दुर्मी गांव में पहुंचकर क्षेत्र के लोगों द्वारा आयोजित अभिवादन कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर पीजी कॉलेज के जिम हॉल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक की। इसके अलावा जिला मुख्यालय गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने पुलिस मैदान में चल रहे बीजेपी नेता की समिति में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और घाट नंदप्रयाग सड़क को 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर 60 दिनों से आंदोलन कर रहे लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ग्राम प्रधान धारकुमाला, ग्राम प्रधान सैजी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा संचालित निशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर में युवाओं से संवाद किया। प्रतिभाशाली और निर्धन बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर की शुरुआत करने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें उपयुक्त अवसर दिए जाने की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि खुली आंखों से सपने देखने वाले ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज और देश की प्रगति तभी संभव है जब सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। कमजोर तबके पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार की सोच भी यही है। इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हर साल इस कोचिंग सेंटर से विभिन्न परीक्षाओं में चयनित होने वाली बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। कार्यक्रम में बताया गया कि दिसंबर 2018 में जिला अधिकारी स्वाति भदौरिया द्वारा गरीब और मेधावी बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रेरणा कोचिंग सेंटर की स्थापना कर दी गई थी। अभी तक यहां से कुल 29 बच्चे विभिन्न स्थानों पर चयनित किए जा चुके हैं। कोचिंग सेंटर में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन किया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको देते चले। सांसद नरेश बंसल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। रामनाथ कोविंद से नरेश बंसल ने शिष्टाचार भेंट की। करीब 1 घंटे तक कोविंद और बंसल की मुलाकात चलती रही। नरेश बंसल ने राष्ट्रपति को अभिभाषण के लिए बधाई दी। बजट भारत की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा, ये नरेश बंसल ने कहा। उन्होंने कहा उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। मां भगवती की प्रसाद स्वरूप चुनरी राष्ट्रपति को भेंट की गई है और सपरिवार महाकुंभ में आने का भी निमंत्रण दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना अपडेट आपको देते चले। उत्तराखंड में 54 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 96,000 के पार पहुंच गई। राज्य में अब तक 96,281 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो गई है। राज्य में 95 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो गए। राज्य में 92,280 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के कुल 997 एक्टिव केसेस हैं। राज्य में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिससे ये आंकड़ा कुल मिलाकर 1,655 तक पहुंच गया है। हालांकि अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो धीमी गति से बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि पहले जिस तरह से लगातार 100, 200, 300 की संख्या में केसेस देखे जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन आंकड़ों में कटौती हुई है। लेकिन जरूरी है कोरोना संक्रमण की चेन पर ब्रेक लगाना। अगर उत्तराखंड की बात हम करें तो देवभूमि में अभी भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, मरीजों की पुष्टि हो रही है। चलिए खबर देहरादून से है, जहां कोरोना महामारी के चलते ठप पड़े उत्तराखंड के पर्यटन का कारोबार को गति देने की कड़ी में अब टिहरी झील महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये महोत्सव 16 और 17 फरवरी को टिहरी की कोठी में आयोजित होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक टिहरी झील में महोत्सव में 2 दिन तक वाटर स्पोर्ट और साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही लोक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। देहरादून में पर्यटन कारोबारियों को बढ़ावा मिलेगा। 16 और 17 फरवरी से इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देवता उतर के आते हैं तो देवडोलियों का भी समागम यहाँ पर होगा। ये बहुत ही
खबर टिहरी से है, जहां उत्तराखंड के राज्य मंत्री अमीलाल ने नगर पालिका हॉल में सफाई कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल समाधान किए जाने के निर्देश दिए गए। राज्य मंत्री अमीलाल ने सफाई कर्मचारियों के द्वारा उठाई गई उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। चलिए एक और अहम जानकारी देहरादून से आपको देते चले। पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बताते चले आयोग के आयुक्त के पद पर पूर्व डीजीपी को नियुक्त कर दिया गया है। नवनियुक्त आयुक्त अनिल के रतूड़ी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभागार में शपथ दिलाई। अब एक नई जिम्मेदारी जो है उन्हें दे दी गई है। हालांकि पदभार उन्होंने संभाल लिया है और उसी के साथ अनिल के रतूड़ी ने अपना पदभार संभालते हुए इस जिम्मेदारी को संभालने का जिम्मा ले लिया। बताते चले मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभागार में उन्हें शपथ दिलाई है। अब जाहिर सी बात है अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने पदभार को संभालते हुए आगे काम किया जाएगा। पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन महापंचायत के जरिए आगे की रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा के बाद उत्तराखंड के रुड़की में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल रहे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। किसान आंदोलन कर रहे हैं जिस तरीके से रुड़की दिल्ली बॉर्डर पर, उसको लेकर जो है रुड़की के अंदर जो है महासभा पंचायत होने के जो है हो रही है। रुड़की के अंदर नरेश टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के, वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं। टिकैत जी, किस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है सरकार की? भाई ये पिछले भी आज जो हुआ नदी का व्यवस्था तो बना किसान की कोई रणनीति नहीं है। किसानों का तो विरोध प्रदर्शन है। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही। तो हम यही चाह रहे बात, सरकार हठधर्मी छोड़ दे और किसानों की तरफ को देखे। आज भाजपा सरकार केंद्र में है, स्टेटों में, कई स्टेटों में भाजपा सरकार है, तो इनकी छवि खराब लग रही हो। आने वाला कल भी है, क्या वो होगा। तो हम यही चाह रहे, खेती घाटे का सौदा हो रहा है, ऐसा किस तरह तो उभारा जा। किसान आज पीड़ित है। जब हमें नहीं कुछ फायदा हो रहा तो हमें खेती करने का फायदा क्या है? हम करे तो करे क्या, हमें तो बताओ। ये आंदोलन है, हिंसक आंदोलन हम कहीं नहीं होने दे रहे। ठीक है जी, महापंचायत किस लिए बुलाई गई है फिर? तो महापंचायत तो ये 72 दिन हो लिए जो दिल्ली, गाजीपुर पे और सिंधु बॉर्डर पे, टिगरी बॉर्डर पे ये धरना चल रहा, सरकार नहीं सुन रही। तो पंचायत तो ये करनी पड़ेगी। पंचायत तो हो रही, आज जींद में पंचायत है, 5 लाख आदमी वहाँ इकट्ठे हैं। यहाँ हो रही पंचायत, जगह जगह हो रही, गामू गामू पंचायत हो रही। सरकार तो लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रही है। आप किसानों की तरफ से नहीं कोई फैसला लिया जा रहा है? नहीं, हमें तो कोई किसी ने सरकार ने बताया नहीं कि हम फैसला करें। नहीं, बातचीत करने के लिए तैयार है सरकार, कह रही है अगर कोई कमी पेशी संशोधन करा जा सकता है कानून में। नहीं, वो तो संयुक्त मोर्चा राइट तो उन्हें है। हमने उन्हें कह रखा भाई फैसले का एक प्लेटफॉर्म तैयार करो, आप लोग भी जिद ना करो। तो जब उन्हें कहीं वो लग रही होगी बातचीत, सरकार में सरकार का ढुलमुल रवैया है, तो जी भी तो ये वार्ता फैल लग रही हो। हम नु कह रहे प्रधानमंत्री जी कृषि मंत्री को आज़ाद करके भेजो, आप फैसला करवाओ। उन पे शिकंजा है। जो भाजपा के जो वे है सांसद है, जो मंत्री है, उन पर शिकंजा खिंचा हुआ है। तो मैं इतना बोलना, इससे ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है जी, जिस तरीके से 26 जनवरी को जो पूरा घटनाक्रम दिल्ली के अंदर घटा, तो क्या मानते हैं आप उसको लेके? जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, तो क्या मानते हैं किसकी बर्बादी रही? नहीं, एक तो बताओ, हम कुछ भी कर सके, पर हम जो 26 जनवरी वाला वो मामला, हमारा ना उसमें कोई सहयोग है, ना हमारा हाथ है, ना हम इस तरह की कोई वो कर सकते। ये निकालस
जिस आदमी का नाम आ रहा है, कोई सिद्धू करके है, कोई कौन है, तो उसका प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो है। जांच तो होगी, जांच तो सारी होगी। प्रधानमंत्री के साथ में जिसका फोटो नहीं इतनी जरूरत करी वहां से उस काम करने को उसे साहस मिला, उसे पैसे दिए गए। अगर सरकार वापसी नहीं लेती है कृषि कानून तो क्या करेंगे किसान? ऐसा कर रहे हैं, हो नहीं रहा, तेरा काम हो रहा, इससे ज्यादा और बढ़ा देंगे। आगे की क्या रणनीति है? हमारी कोई रणनीति नहीं, बिल वापसी, घर वापसी। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नरेश टिकैत वो मेरे साथ थे, वो बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि बिल वापसी, घर वापसी, उससे पहले किसान घर वापसी नहीं पहुंचेगा। राव यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हिंदी खबर के साथ, फौरन लौटेंगे। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। राम कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। चलिए खबर में बढ़ेंगे आगे। खबर मसूरी से है, जहां मंगलवार देर शाम को मसूरी देहरादून रोड पर दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई और टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से उपजिला अस्पताल भेजा गया। इस पूरी घटना में प्रथम दृश्यता में कार का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है, जिससे कार अनकंट्रोल होकर सामने से आ रही गाड़ी में जा टकराई। मसूरी में तेज रफ्तार का एक कहर देखने को मिला। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तू क्या कर रहा है? कोई रखना चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कार का जो है ब्रेक फेल होने की वजह से कार सामने से आ रही कार में जा टकराई और दोनों में जोरदार भिड़ंत होने के बाद ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हालांकि दुर्घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है। उन सभी को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और उपचार किया जा रहा है। उसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी आगे की कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मसूरी देहरादून रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जोरदार भिड़ंत हुई।
खबर बेरीनाग से है, जहां पर सीएचसी में कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। वैक्सीन का पहला टीका सीएचसी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी को लगाया गया और वैक्सीन कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने किया है। तो वहीं पर वैक्सीन के लगाने के बाद उनका ये कहना है कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहना होगा और कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर जांच कराने की अपील की गई। तो वहीं इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया और वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी ली। इस मौके पर वैक्सीन सेंटर सेक्टर मजिस्ट्रेट बीके सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन को लेकर आमजन की बात खुद स्वास्थ्य महकमे और कई अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी, जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर कहा जा रहा है, उनमें भ्रम बना हुआ है। इसका ताजा उदाहरण लक्सर के सुल्तानपुर में सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। ऐसे में विभाग पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसी बात को लेकर हमारे संवाददाता ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से खास बातचीत की। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने वैक्सीन लगवाने से क्यों इनकार किया है, इस पर उनका क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अभी तक कई हेल्थ वर्करों को टीकाकरण हो चुका है। खासतौर पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब सामने एक रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली है। वो कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में जो हेल्थ वर्कर यानी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उन्होंने टीकाकरण कराने से इनकार कर दिया है। बात करेंगे डॉक्टर अनिल वर्मा से, सीएचसी प्रभारी हैं। किस तरह की स्थिति है, क्या स्थिति है सर? देखो, जहाँ जहाँ हमारी सेशन साइट है लक्सर में और प्राइवेट की हमारी भारत नर्सिंग होम में चल रही है, सुल्तानपुर में चल रहा है, तो सुल्तानपुर से कुछ ऐसी कंप्लेंट आई थी कुछ ऐसे लोगों की, हम नहीं लगवाना चाह रहे, क्या कारण है। तो हमने उनको बोला भाई जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जो दूध पिला रही, उनको छोड़ करके सभी का टीकाकरण होना है। अब जो ऐसा मना क्यों कर रहे हैं, सामने नहीं आए हैं, लेकिन मना किसने किया, क्यों किया, उसका हम एक रीज़न जानना चाहते हैं। और सभी के लिए हम लोगों ने भूमिका बनाई। सीओ साहब, एसडीएम साहब, अभी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई आज। अब सभी को चिन्हित करके सभी का टीकाकरण किया जाएगा। अच्छा, अभी तक हमारे जो हेल्थ वर्कर है खासतौर पर लक्सर परिक्षेत्र के, उसमें कितने लोगों का टीकाकरण हो चुका है? हमारे टीकाकरण अभी हॉस्पिटल का भी 60% हो चुका है। अभी जो दूर दराज के जो पेरिफेरी के हैं, पल्स पोलियो में लोग वर्क कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को भी बोल रहे हैं आप पल्स पोलियो के साथ साथ अपना काम करिए। 5 बजे की बजाय हम 5:30-6 बजे तक भी हम टीकाकरण करेंगे। उनको भी बुला करके टीकाकरण करवा रहे हैं। निजी चिकित्सकों का भी टीकाकरण शुरू कर दिया? हाँ, निजी चिकित्सकों का भी, जितने पैरामेडिक्स हैं जो हॉस्पिटल से जिनका डाटा गया हुआ है, उन लोगों का भी हम लोगों ने सेशन साइट प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई है। कल 60 को लगी और आज भी कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, अब इसके बाद पुलिसकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर में आते हैं और मीडिया, ये इनका नंबर कब तक है? हाँ, अभी तो जैसे डीएम सर का जो गाइडलाइन आ रही है, जैसे जैसे भी आएगा सभी को लगेगा, आप लोगों को सब तुरंत लगेगा। अभी पुलिस पूरा सहयोग कर रही है? बिल्कुल, पुलिस का पूरा सहयोग है, प्रशासन का पूरा सहयोग चल रहा है भाई। चलिए, तो डॉक्टर अनिल वर्मा ने स्थिति साफ कर दी है कि सुल्तानपुर क्षेत्र के कुछ फ्रंटलाइन वर्करों ने टीकाकरण कराने से इनकार किया है। अभी उन लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ जो विभाग एक्शन लेगा वो अलग बात है, लेकिन साथ में अभी लोगों को समझाया जा रहा है, चूँकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कोरोना महामारी जो खतरा है, लिहाजा उससे बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए टीकाकरण जरूरी है। इस बात का संदेश भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में अब निजी चिकित्सा कर्मियों और खासतौर पर पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों का नंबर आएगा। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। चलिए, खबर लक्सर क्षेत्र से आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हथियारबंद बदमाशों ने लक्सर रायसी रोड पर भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी रदाम हुसैन से तमंचे की नोक पर 1 लाख की नकदी लूट ली। घटनाक्रम कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि कंपनी का कर्मचारी रदाम हुसैन करीब 2:30 बजे रायसी क्षेत्र से कलेक्शन कर लक्सर की तरफ जा रहा था। बताया जाता है कि लक्सर तहसील मुख्यालय के तिराहे से थोड़ा पहले ही पीछे से बाइक पर आए 3 तमंचेधारी बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसके सिर पर तमंचा सटाकर 1 लाख से अधिक की नकदी लूट ली है। लूटपाट के बाद बदमाश फरार हो गए। हालांकि लक्सर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की इस पर कोई नजर नहीं है। उसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब उन सभी बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है।
तो लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और हैरान कर देने वाली बात यह है कि दिन दिहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे ये तो तय है कि बदमाशों में अभी भी प्रशासन का ना तो कोई डर है ना कोई खौफ है। इसीलिए खुलेआम इस तरह की तमंचे की नोक पर लूटपाट की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है। अब इस घटना के बाद लोगों का खुद घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर कैसे अपनी नकदी को लेकर घर से बाहर निकला जाए। अब मौसम से जुड़ी जानकारी आपको दे दें, सुबह से पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद शाम होते होते विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी होना शुरू हो गया। औली में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। बर्फ की चादर बिछने से पर्यटकों के चेहरे खिल चुके हैं और साथ ही व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दे रही है। पर्यटन और व्यापार के चेहरे तो खिल उठे हैं, लेकिन साथ ही प्रकृति का रंग और भी सुंदर देखने को मिल रहा है। आपको ये बताते चलें, लोग औली में बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार खत्म हुआ। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अब जो पर्यटक वहां पर घूमने आते हैं उनमें तो खुशी की लहर है, लेकिन वहां पर जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके चेहरे पर भी एक खुशी की झलक नजर आई है और व्यापारियों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी के मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। सुबह से ही मसूरी में काले घने बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने से एक बार फिर मसूरी में ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने पहले ही अगले 2 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें। नमस्कार।